हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद लविशा। तो आज की क्लास में हम देखेंगे महाजनपद एंड मगधा एम्पायर के बारे में एंड उसके बाद हम देखेंगे ईरानियन इन्वेजन एंड मैकडोनियन इन्वेजन के बारे में। अब देखो स्टोरी क्या है कि हमने जो लास्ट वैदिक क्लास हमारी देखी थी उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जनपद इस्टेब्लिश होने लगे थे। जनपद क्या थे? वो टेरिटरी जहां पर जो आर्यंस थे उन्होंने स्टे करना स्टार्ट किया। उसके बाद जब उन टेरिटरीज के अंदर से जिन टेरिटरीज का एक्सपेंशन हुआ वो चीजें महाजनपद कहलाने लगी। तो दिस इज द ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ महाजनपद। ऐसे करके आपके 16 महाजनपद डेवलप हुए कंट्री के अंदर, और मेनली जितने आपके महाजनपद थे सारे आपके नॉर्थ इंडिया के अंदर ही डेवलप हुए। साउथ इंडिया के अंदर इतने आपका कोई भी महाजनपद ज्यादा डेवलप नहीं हुए। अब हम स्टार्ट करते हैं। The Janpads were the major kingdoms of Vedic India. During that period, Aryans were the most powerful tribes and were called as Janas. This gave rise to the term Janpad, where Jana means people and Pada means foot. कि जहां जहां पे आर्यंस ने अपने पैर रखे, उस टाइम के लोगों ने अपने पैर रखे, वहां वहां की जगह को हमने जनपद का नाम दिया। और जब वो ज्यादा टेरिटरी डेवलप हो गई तो वो हमारे महाजनपद कहलाने लगे। अब आपके 16 महाजनपद थे। 16 के बारे में आपको सिर्फ नॉर्मली पता होना चाहिए कि उनका नाम क्या था, उनकी कैपिटल क्या थी, और उनके बारे में किस महाजनपद के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। उसके बाद आपके 16 महाजनपद के अंदर से कौन सा महाजनपद सबसे ज्यादा डेवलप हुआ? मगधा एम्पायर। मगधा महाजनपद जो था वो बाद में चलकर एक एम्पायर बना। फिर हम देखेंगे मगधा में और बाकी महाजनपद में ऐसा क्या डिफरेंस था कि मगधा आगे चलकर एम्पायर बना और बाकी महाजनपद नहीं बन पाए। और फिर आपके मगधा को किसने रिप्लेस किया? फिर बाद में मगधा से ही आपका कौन सा बना? मौर्य एम्पायर। लेट्स स्टार्ट। पहले हम 16 महाजनपद को देखेंगे। फर्स्ट, अंगा, कैपिटल चंपा। द मॉडर्न लोकेशन क्या है आज के टाइम की? मुंगर एंड भागलपुर। कहां पर मिलता है इसके बारे में हमें कंटेक्स्ट? अंगा महाजनपद के बारे में आपको रेफरेंस मिलेगा आपके महाभारत के अंदर और अथर्ववेदा के अंदर। ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिंबिसारा इट वाज टेकन ओवर बाय द मगधा एम्पायर। जो आपके बिंबिसारा थे वो वन ऑफ द किंग थे उस टाइम के। इट इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे बिहार एंड वेस्ट बंगाल। सेकेंड, मगधा एम्पायर, जिसको हम आगे ब्रीफ में भी देखेंगे। कैपिटल राजगृह, मॉडर्न गया एंड पटना। मेंशन कहाँ है? अथर्ववेदा के अंदर ही, जिसको हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। इट वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार क्लोज टू अंगा डिवाइडेड बाय रिवर चंपा। लेटर Magda became a center of Jainism and the first Buddhist council was held in राजगृह। अब आपका जिस टाइम पे महाजनपद थे उसी टाइम पे आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही रिलीजन डेवलप हो रहे थे। अब क्या हुआ, जब महात्मा बुद्धा जो फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म थे उनकी डेथ होने के बाद आपकी चार बुद्धिस्ट काउंसिल अलग अलग टाइम पीरियड के ऊपर हेल्ड करवाई गई। उसमें से आपकी जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ हुई थी? वो मगधा के अंदर ही हुई थी। थर्ड, काशी, कैपिटल भी काशी, प्रेजेंट डे बनारस। इट वाज लोकेटेड इन वाराणसी। दिस सिटी गॉट इट्स नेम फ्रॉम रिवर्स। और इसके बारे में हमें कहा मिलता है? वरुणा एंड असी इज साइटेड इन द मत्स्य पुराना। हमें इतना भी पता है किसी भी महाजन के पद के बारे में, तो ये मोर देन इनफ है। नेक्स्ट, वत्सा, कौसाम्बी कैपिटल हो गई, प्रेजेंट डे इलाहाबाद। वत्सा इज ऑल्सो नोन एज वमसा, लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना। द कैपिटल वाज कौसाम्बी। This was a central city for economic activities. There were prosperous trade and business prospered in the 6th century. After the rise of Buddhism, the ruler Udayana made Buddhism a state religion. यहाँ के जो रूलर थे उन्होंने बुद्धिज्म के डेवलप होने के बाद वत्सा के भी स्टेट रिलीजन कौन बना दिया? बुद्धिज्म को ही वत्सा का स्टेट रिलीजन बना दिया। आज के प्रेजेंट डे इलाहाबाद के नियर अबाउट ये महाजनपद आपका था। नेक्स्ट, कोसला, श्रावस्ती, present location eastern Uttar Pradesh. It was located in modern Awadh region of Uttar Pradesh और कैपिटल क्या थी आपकी? श्रावस्ती। नेक्स्ट, शौरसेना, मथुरा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो अब जो
महाभारत के अंदर आप देखेंगे जो कृष्ण जी के पिता थे वो इस महाजनपद से बिलोंग करते थे। दिस प्लेस वॉज अ सेंटर ऑफ कृष्णा वर्शिप एट द टाइम ऑफ मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कौन थे? एक ट्रेवलर थे बाहर के, जो किसके टाइम पे आए थे? मौर्य एम्पायर के टाइम पे। और उन्होंने मौर्य एम्पायर के बारे में भी काफी कुछ लिखा था, और इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी इंडिका। इसको भी हम आगे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। मौर्यन एम्पायर के टाइम देयर वॉज अ डोमिनेंट फॉलोअरशिप ऑफ बुद्धा ऑल्सो। नेक्स्ट पंचला, जहां से आपकी माता द्रौपदी बिलोंग करती थी। अचित्रा एंड कापिल्य इसकी क्या थी? कैपिटल थी। दो कैपिटल कैसे थी कि जब महाभारत का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, जो द्रौपदी माता के जो पिता थे वो और उनके एक मित्र थे द्रोणाचार्य, जो पांडवों के गुरु भी थे, उनके बीच में एक छोटा सा युद्ध हुआ था जो द्रोणाचार्य की तरफ से पांडवों ने ही लड़ा था। और उसके अंदर उन्होंने द्रौपदी के पिता से जो उनका आधा राज्य था उसको ले लिया था। उसकी वजह से जो पंचायत था वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया था। और उसके बाद इसकी दो कैपिटल थी, प्रेजेंट डे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और द फेमस सिटी ऑफ कन्नौज वाज सिचुएटेड इन द किंगडम ऑफ पांचाल। अब कन्नौज, आप जब आगे की हम एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे उसमें कन्नौज का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो हमारे हर्षवर्धन जो राजा हुए थे उन्होंने कन्नौज को बहुत ज्यादा पॉपुलर किया था। और आफ्टर नियर अबाउट 300 एडी के बाद जो है कन्नौज बहुत हाईलाइट होने लगा था और सभी कन्नौज के ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे, बिकॉज इसकी लोकेशन बहुत ज्यादा सुटेबल थी। अगर आपने कन्नौज के ऊपर कंट्रोल कर लिया मतलब आप नॉर्थन इंडिया को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट कुरु, इंद्रप्रस्थ कैपिटल, मेरठ एंड साउथ ईस्टर्न हरियाणा। कुरु वही जो जहां से जो आपका हस्तिनापुर वाला एरिया था, वही जहां से महाभारत की शुरुआत हुई थी। The area around Kurukshetra was apparently the site for Kuru Mahajanpad. मत्स्य, विराटनगरा प्रेजेंट डे जयपुर। चेड़ी, सोथीवती प्रेजेंट डे बुंदेलखंड रीजन। इसके बारे में कहाँ मिलता है आपको? ऋग्वेदा के अंदर मिलता है। अवंती, उज्जैन, मालवा और मध्य प्रदेश वाला जो आपका एरिया है, ऐसा माना जाता है कि अवंती जो एरिया था उसका बुद्धिज्म के राइज से भी काफी ज्यादा रिलेशन है। गांधारा, गांधा ऊपर जम्मू कश्मीर के तरफ, जहां से जो महाभारत के मामा शकुनी थे वो यहीं के राजा थे। कैपिटल तक्षशिला, प्रेजेंट डे रावलपिंडी पाकिस्तान। इसके बारे में आपको कहाँ मिलेगा? अथर्ववेदा के अंदर ही हमें इसके बारे में मिलता है। कंबोजा, पोंच, राजौरी एंड हाजरा। नेक्स्ट अस्माका, पैथन, बैंक्स ऑफ गोदावरी। ये आपका कहाँ का हो गया? साउथ का महाजनपद हो गया। नेक्स्ट वाजी, वैशाली कैपिटल, बिहार। जो वैशाली जगह है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, किसके पर्सपेक्टिव से? बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से। बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम जैनिज्म बुद्धिज्म को कवर करेंगे, जब हम इस चीज को देखेंगे। नेक्स्ट मल्ला, कुशीनारा, प्रेजेंट डे देवरिया उत्तर प्रदेश। इसके बारे में भी आपको कहाँ मिलता है? रेफरेंस मिलती है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर, जैना टेक्स्ट के अंदर, और इवन महाभारत के अंदर भी आपको इसकी रेफरेंस मिलती है। अब देखते हैं राइज एंड ग्रोथ ऑफ मगधा एम्पायर। देखो 16 महाजनपद थे। अब कुछ तो इन्होंने अच्छा किया होगा मगधा एम्पायर के रूलर्स ने, जो ये ज्यादा ग्रो कर पाए और बाकी जितने महाजनपद हैं उनको भी टेक ओवर कर पाए। अब देखो क्या होता है, एक राजा क्या ही करता है, क्या तो वो अलायंसेस बनाता है कि हाँ बहुत अच्छे फ्रेंडली नेचर का और उसने अलायंसेस बनाए, या फिर एक होता है मैट्रिमोनियल अलायंसेस। फॉर एग्जांपल आप कहीं के राजा हो, आप किसी दूसरी जगह के राजा की बेटी से शादी कर लो, तो वो क्या हो गया? वो एक अलायंस हो गया, मैरिज अलायंस हो गया। और जैसा कि हमारे धर्म के अंदर भी माना जाता है कि, और जो हमारी नॉर्मल इंडियन सोसाइटी के अंदर हम बिलीव रखते हैं कि हाँ जो बेटी होती है उसके लिए फिर जो पिता होते हैं वो मतलब जो डावरी सिस्टम होता है और ऐसे लड़कों वालों के खिलाफ नहीं बोलना होता, वो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उस केस में क्या होगा कि अगर राजा ने किसी दूसरे राज्य की
राजकुमारी के साथ शादी की तो वो राज्य क्या हो जाएगा, वो अल्टीमेटली उस राजा का हो ही जाएगा, मतलब कंट्रोल हो जाएगा, वो उसके अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे। और क्या हो सकता है कि आप वॉर करो, कि आपको पता है कि आप वॉर में बहुत अच्छे हो तो आप वॉर करो, उससे भी सिचुएशन आपके हाथ में आ सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से आप अपना कंट्रोल बाकियों के ऊपर बना सकते हो और आप सुप्रीम बन सकते हैं। अब मगधा एम्पायर के अंदर मेन हमारी 3 डायनेस्टीज आती हैं, हर्यंका, शिशुनागा एंड आपकी नंदा डायनेस्टी। जो नंदा डायनेस्टी थी, उनके जो लास्ट रूलर थे, उनसे क्या हुआ, उनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने लड़ाई की और चंद्रगुप्त मौर्य ने उनसे उनका किंगडम लेकर मौर्य एम्पायर की स्टार्टिंग की, सेम एरिया के ऊपर जो मगधा एम्पायर से बिलोंग करता था, और बाद में उन्होंने मौर्य एम्पायर को पूरे नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंड किया चारों तरफ। अब देखते हैं, और देखो अब रूलर्स बहुत होते हैं, लेकिन हमें कौन कौन से याद होते हैं, जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट किया होता है हिस्ट्री के अंदर, बिकॉज हिस्ट्री उन्हीं को रिकॉर्ड करती है जिनके फेवर में कोई अचीवमेंट होती है। लेट स्टार्ट। द मगधा एम्पायर केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन द 4 महाजनपद मगधा, कोशला, वत्सा एंड अवंती engaged in the struggle for the supremacy from the 6th century BC to 4th century BC. Ultimately, Magda emerged as the most powerful and prosperous kingdom in the North India. Magda is situated in modern Bihar. Jarasandha, who was a descendant of Brihadratha, found the empire in Magda. अब देखो जरासंध कौन थे, जरासंध का वध किसने किया था, डेथ कैसे हुई थी, उनकी डेथ हुई थी भीम, जो पांडव पुत्र थे भीम, उन्होंने इनकी डेथ की थी बिकॉज इनके पास कुछ मिस्ट्री थी कि इनको ऐसे ही नहीं मारा जा सकता था। तो कृष्ण जी की हेल्प से जो भीम है उन्होंने इनकी डेथ हुई थी भीम के साथ लड़ाई करते टाइम। बट जो स्टार्टिंग है मगधा की वो यहीं से हुई थी ड्यूरिंग महाभारत के टाइम पीरियड के। अब आगे देखते हैं, पहली डायनेस्टी हर्यंका डायनेस्टी ऑफ मगधा एम्पायर। हर्यंका डायनेस्टी के 3 इंपॉर्टेंट रूलर थे, बिंबिसारा, अजातशत्रु एंड उदयन। गिरवी राजा वॉज द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगधा, बाद में किस पे शिफ्ट कर दी गई थी, राजगृह के ऊपर। अब पहले के बारे में देखते हैं, बिंबिसारा। बिंबिसारा अलग है, एक आपके हैं बिंदुसार, वो मौर्यन एम्पायर के हैं, और ये बिंबिसारा किसके हैं, ये आपके मगधा एम्पायर के राजा थे। He was the first one to have standing army and was contemporary to the Buddha. इस टाइम पे जो बुद्धा, गौतम बुद्धा थे, उनका टाइम पीरियड चल रहा था, उनकी डेथ नहीं हुई थी और उन्होंने बस इनलाइटमेंट लिया ही था और बुद्धिज्म को फाउंड किया ही था, उसी टाइम पीरियड की बात है। ये पहले ऐसे राजा थे जिनके पास स्टैंडिंग आर्मी थी, बिकॉज हमने अपने वैदिक पीरियड के अंदर क्या देखा था, वैदिक पीरियड के अंदर हमने देखा था कि हाँ उस टाइम पे स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। जो वैदिक टाइम पीरियड पे क्या होता था, कोई वॉर हो रहा है तो ट्राइबल ग्रुप्स की हेल्प ले ली जाती थी, जो राजा हैं वो ट्राइबल ग्रुप्स की हेल्प लेते थे, लेकिन वो स्टैंडिंग आर्मी को क्रिएट नहीं करते। तो ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी स्टैंडिंग आर्मी को बनाया। फिर he was the first to start matrimonial alliances to strengthen its position as a king after defeating. तो ये क्या करते थे, ये matrimonial alliances भी बनाते थे, ये ऐसे शादी भी करते थे जिससे क्या होता था कि इनके अदर महाजनपद के साथ रिलेशन स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गए और इनका जो एम्पायर था वो एक्सटेंशन की तरफ जाने लगा। अब उनकी 3 वाइफ थी, कोशला देवी, किंग ऑफ कोशला। अब देखो कोशला भी एक महाजनपद था, वहां से शादी की तो कोशला क्या करेगा, अब अगर कोई वॉर होता है कुछ भी होता है तो किसका फेवर करेगा, इन्हीं का फेवर करेगा। कि अब देखो सबके साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस नहीं बना सकते, पर आपने 3 जगह बना ली, यानी वो 3 महाजनपद भी आपके फेवर में हैं और आप खुद भी स्ट्रांग हो, और फिर एक महाजनपद आपके अगेंस्ट जा रहा है, वो आपसे वॉर करना चाहता है, तो आप क्या आराम से वॉर कर सकते हो और आराम से आप जीत भी सकते हो। तो इस टाइप से क्या हुआ, मगधा जो एम्पायर था वो ग्रो होना स्टार्ट हुआ। Marriage relation with the different princely families gave enormous diplomatic prestige and paved the way for the expansion of Magda western and northward side. Pukusati came into his court, who was the ambassador of Gandhara ruler of तक्षशिला। जो गंधारा के रूलर थे उनके जो एम्बेसडर थे पुकुशक्ति, वो भी इनके कोर्ट में आए और उन्होंने भी गांधार के साथ इनके अच्छे रिलेशंस को इस्टेब्लिश किया।
और क्या हुआ, ही सेंट हिज पर्सनल फिजिशियन जीवाक टू हिज राइवल चंद्रोपद्योता महासेना ऑफ उज्जैन टू क्योर हिम ऑफ जॉन्डिस। अब देखो उज्जैन जो थे, उज्जैन के राजा वो इनके राइवलरी थे, बट उनको जब जॉन्डिस हुआ इन्होंने उनकी हेल्प कर दी। अब ऐसे केस में क्या होता है, एक फेवर वाली फीलिंग हो जाती है, फिर आप जो सामने वाले हैं जैसे उज्जैन के राजा, फिर उनको उनके साथ अपनी रिवेलरी खत्म करके उनके एहसान को मानना ही पड़ेगा और उनके साथ अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करने ही पड़ेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि वहां से भी वो स्ट्रांग होते चले गए। फिर इनके बाद कौन आए, अजाता शत्रु, जो इन्हीं के बेटे थे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिंबिसार को मारकर राज्य का जो पद है वो उस चीज के ऊपर बैठे। ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ महावीर एंड गौतम बुद्धा एंड इम्प्रेस्ड बुद्धिज्म। इन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो भी किया और बुद्धिज्म को एक्सपेंड भी करने की कोशिश की। और जो आपकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई गौतम बुद्धा की डेथ के बाद, वो इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुई, इन्होंने ही ऑर्गेनाइज करवाई। कहां पर, राजगृह, जो मगधा एम्पायर की कैपिटल थी। नेक्स्ट उदयन, जो क्या थे, सन एंड सक्सेसर ऑफ अजाता शत्रु। ही वॉज मर्डर एट द इंस्टिगेशन ऑफ द किंग ऑफ अवंती पलक। ही वॉज सक्सेडेड बाय वीक सक्सेसर। अब देखो उदयन के बाद जो सक्सेसर्स आए आपके हरियंका डायनेस्टी के, हरियंका डायनेस्टी के जो आपके सक्सेसर आए वो क्या थे, वो वीक थे थोड़े, इसलिए क्या हुआ, फिर शिशुनागा डायनेस्टी ने उस चीज को टेक ओवर कर लिया। अब शिशुनागा डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। पहले राजा कौन थे, शिशुनागा वॉज द वॉइसरॉय ऑफ काशी बिफोर बिकमिंग किंग ऑफ मगधा। मगधा के राजा बनने से पहले, मगधा एम्पायर को टेक ओवर करने से पहले वो क्या थे, काशी के वॉइसरॉय। द कैपिटल वॉज एट गिरिवराजा विच वॉज लेटर शिफ्टेड टू वैशाली। इन्होंने कैपिटल कहाँ शिफ्ट की, वैशाली के। ही अनेक्स्ड अवंती, इन्होंने अवंती को अनेक्स्ट किया। देखो यहाँ पर अवंती की वजह से ही इनकी डेथ हुई, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अवंती को अनेक्स कर लिया। ऑफ कोर्स उनका बदला लेने के लिए नहीं, लेकिन अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए। एंड ब्रॉट एन एंड टू द लॉन्ग रिवैल्री बिटवीन मगधा एंड अवंती। नेक्स्ट कालासुगा, सन ऑफ शिशुनागा, इन्होंने फिर कैपिटल को पाटलिपुत्र के ऊपर शिफ्ट कर दिया। ही कंडक्टेड, और इन्होंने क्या करवाया, फिर इन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली के अंदर कंडक्ट करवाई। He was killed in a place revolution that brought the Nanda dynasty to the throne. अब क्या हुआ, इनकी डेथ हुई और किसने टेक ओवर कर लिया मगधा एम्पायर को, नंदा डायनेस्टी ने। इनकी डेथ कैसे हुई, डेथ हुई इन्हीं की वजह से हुई, नंदा डायनेस्टी की वजह से हुई, महापद्मा नंदा की वजह से हुई। बिकॉज इनको राजा बनना था इसलिए इन्होंने, और ये पावरफुल थे, इनके पास माइंड था, तो इन्होंने लड़ाई की, उनकी डेथ हुई और ये राजा बन गए। ही मर्डर्ड कालासोका टू बिकम द किंग। अब जो नंदा डायनेस्टी थी वो पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। अब तक क्या होता था, जो भी राजा बनते थे वो कौन थे, क्षत्रिय थे, वॉरियर क्लास जो हम कहते हैं वो थे। लेकिन ये पहली डायनेस्टी थी जो नॉन क्षत्रिय उससे बिलोंग करती थी। His origins are not clear. As per the Puran, he was the son of the last Shishunaga king from a शूद्र वुमन। ऐसा माना जाता है कि इनका ओरिजिन क्लियर नहीं है, बट पुराण में ऐसा बोला जाता है कि जब जो शिशुनागा किंग थे उनके जब एक शूद्र वुमन के साथ रिलेशन बने, उनसे इनका जन्म हुआ था। बट एज पर सम जैन टेक्स्ट एंड ग्रीक राइटर क्यूरिटियस, ही वाज द सन ऑफ अ बार्बर एंड अ कोर्टसन। तो ये अभी तक एक मिस्ट्री है कि एक जगह पे ये लिखा हुआ है एंड एक जगह पे ये लिखा हुआ है। आगे, his reign lasted for 28 years from 367 BC to 338 BC. He is also called Sarva Kshatriyantaka, destroyer of all the Kshatriyas and Ekrath. The empire grew under his reign. It ran from the Kuru country in the north to the Godavari valley in the south and from Magda in the east to Narmada on the west. इससे क्या देखो, इन्होंने इतना एम्पायर को ग्रो किया, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि मगधा एम्पायर सबसे ज्यादा ग्रो किसके टाइम पे हुआ, महापद्मा नंदा के टाइम पे मगधा एम्पायर सबसे ज्यादा अपने पीक पर था। अब देखो जब कोई चीज पीक पर पहुंच जाती है ना, उसके बाद क्या तो आपको उस पीक को मेंटेन रखना होता है या फिर आपका वहां से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। अब ये थे जब तक वो पीक मेंटेन रही, बट इनकी डेथ के बाद क्या हुई,
वो चीजें डाउनफॉल में आने लगी। नेक्स्ट रूलर कौन बने? धानानंदा. He was the last Nanda ruler. He is said to be one of the son of Mahapadma Nanda. He is referred to as Agrams or Sandres in Greek text. Alexander invaded northwestern India during his reign, but he could not proceed towards the Gangetic plain because of his army refusal. ये तो अभी हम देखेंगे कि अलेक्जेंडर जो थे वो आगे नहीं आ पाए, इसी टाइम पीरियड पे उन्होंने इन्वेजन किया था, बट वो आगे नहीं बढ़ पाए गैंगेटिक प्लेन बिकॉज उनकी खुद की आर्मी ने उनको मना कर दिया था। वो थे ना कि जिसको कोई नहीं हरा पाया उसको उसकी खुद की आर्मी ने ही हरा दिया। He inherited a huge empire from his father, कौन? धानानंदा, बिकॉज ये महापद्मानंदा के बेटे थे। He possessed a standing army of 2 lakh infantry, 20,000 cavalry, 3,000 elephants and 2,000 chariots. He became a powerful ruler because of this, but he became unpopular with his subjects owing to an oppressive way of extorting taxes. इनके पास बहुत अच्छी आर्मी थी, सारी चीजें वेल एस्टेब्लिश इनको मिली थी, बट इनके कुछ वेज जो थे एम्पायर को संभालने के वो सही नहीं थे। जो इनका टैक्स का सिस्टम था वो सही नहीं था, जिसकी वजह से इनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो गिरती गई। साथ में एक जो चीजें थी कि ये शूद्र वुमेन से बिलोंग करते हैं, शूद्र ओरिजिन के हैं, उसकी वजह से भी जो इनकी पॉपुलैरिटी है वो गिरती गई और जो क्षत्रिय क्लास थी वो इनकी दुश्मन बनती गई। और फाइनली क्या हुआ? ही वाज overthrown by Chandragupta Maurya along with Chanakya, which led to the foundation of Mauryan Empire in मगधा। अब देखते हैं ऐसे कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से जो मगधा था उसने ग्रो किया एज कंपेयर टू अदर महाजन। पहली चीज थी आपकी जोग्राफिकल फैक्टर्स। जो आप अगर मगधा की लोकेशन को देखेंगे तो वो लोकेशन बहुत परफेक्ट थी। 3 साइड रिवर है आपके, एक साइड आपके पहाड़ है, तो एक सेफ लोकेशन है कि कोई इजीली आपके ऊपर मतलब क्या हो सकता है, वॉर की सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकता। बहुत एक अच्छी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के ऊपर आपकी कैपिटल भी है जो राजगीर और पाटलिपुत्र थे, और सेम पूरे मगधा की लोकेशन भी इस टाइप से थी कि मगधा को इजीली कैप्चर नहीं किया जा सकता। दूसरा, वहां की सोइल फर्टाइल थी जिसकी वजह से एग्रीकल्चर काफी ज्यादा ग्रो वहां पर हो पाया, और रेनफॉल की तो कमी थी ही नहीं। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या थे? वहां पर कॉपर और आयरन के बहुत ह्यूज डिपॉजिट्स थे जिनसे उनको वेपन्स वगैरह बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, और उनकी वजह से कॉपर और आयरन ट्रेड आप कर सकते हो, आपकी इकोनॉमी भी उस चीज से बूस्ट होती चली गई। एग्रीकल्चर तो वहां का परफेक्ट था ही, उसके अलावा और क्या क्या चीजें थी वहां पर कि वहां के जो रूलर्स थे वो भी इतने कैपेबल थे कि उन्होंने वहां पर माइनिंग को भी बूस्ट किया, बिकॉज कॉपर और आयरन डिपॉजिट से एग्रीकल्चर परफेक्ट किया, सिटीज को बिल्ड किया, और साथ में वहां के मगधा की प्रॉस्पेरिटी को हैंडल किया। कल्चरल फैक्टर्स आर that Magadhan society had an unorthodox character which had a good mix of Aryan and non-Aryan people. अब वहाँ के जो लोग थे वो ज्यादा रिलीजियस नहीं थे, और अगर कोई भी जगह ज्यादा रिलीजियस नहीं होती तो उस चीज में ग्रोथ होना ज्यादा पॉसिबल होता है। दैट सपोज करो अगर इंडिया में भी आप अगर रिलीजन फैक्टर को रिमूव कर देंगे तो हम भी और ज्यादा स्पीड से ग्रो कर सकते हैं एज कंपेयर टू जितना स्पीड से आज हम कर रहे हैं। और वहां पर जैनिज्म और बुद्धिज्म को भी जो एक्सपेंशन है वो भी थोड़ा बहुत देखने को मिला। पॉलिटिकल फैक्टर्स कि वहां के जो रूलर्स थे वो बहुत ज्यादा कैपेबल थे, वहां की जो आर्मी थी वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो भी बहुत ज्यादा अच्छा था। तो ये था आपके मगधा एम्पायर के बारे में। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा ईरानियन इन्वेजन एंड मैकडोनियन इन्वेजन। ठीक है, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद लवीशा। तो आज के एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में हम करेंगे ईरानियन एंड मैकडोनियन इन्वेजन। बहुत छोटा सा चैप्टर है और हमें इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद हम मूव करेंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मौर्यन एम्पायर। अभी थोड़ी सी बैक स्टोरी देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा समझते हैं। देखो, एक है आपका ईरानियन इन्वेजन और एक था आपका मैकडोनियन। ये कौन सा इन्वेजन था? जहां पे आपने नाम सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर इन्वेजन। अलेक्जेंडर थे जो वो मैकडोनियन इन्वेजन का पार्ट थे, और ईरानियन थे
वो अलग थे। अब स्टोरी क्या थी कि हमारा जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था, उस टाइम पाकिस्तान का एरिया भी उसके अंदर इंक्लूड था, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे राज्य थे, जैसे आपका गांधार हो गया। तो उस साइड जो है ईरान ये इन्वेजन स्टार्ट हुआ। अब आप ईरान की लोकेशन देखेंगे तो वो भी आपको पाकिस्तान के बाद दूसरी साइड देखेगी, तो उसी साइड से ईरानियन इन्वेजन स्टार्ट हुआ। जो ईरान इन्वेजन स्टार्ट हुआ और वो इंडिया की तरफ मूव करने लगे, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग इंडिया उस टाइम पे बहुत प्रॉस्परस कंट्री था। अब ईरान को देखकर ही जो है ग्रीस के राजा वगैरह थे वो हमारी साइड अट्रैक्ट हुए, और फिर ही अलेक्जेंडर ने भी हमारे कंट्री के अंदर इन्वेजन किया। अब हमारे लिए जानना क्या जरूरी है कि जो ईरानियन इन्वेजन था वो नियर अबाउट 200 ईयर्स तक चला। 200 ईयर्स तक उन्होंने इंडिया के अंदर आने की ट्राई की और इंडिया में कई जगह को कैप्चर भी किया, जैसे आपका जो उस साइड का जो पाकिस्तान वाला पंजाब का रीजन है, और वैसे कुछ रीजन्स को उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश भी की। उसके बाद स्टार्ट हुआ अलेक्जेंडर का इन्वेजन। अलेक्जेंडर के इन्वेजन में प्रॉब्लम ये थी कि अलेक्जेंडर को कोई हरा नहीं पाया, बट जो उनकी खुद की आर्मी थी उन्होंने ज्यादा आगे तक मूव करने के लिए मना कर दिया, बिकॉज जो उनकी आर्मी थी अलेक्जेंडर लास्ट 10 ईयर से, मतलब उन्होंने लगातार 10 साल तक बैक टू बैक बहुत सारे वॉर्स किए थे, जिसकी वजह से जो उनकी आर्मी थी वो बहुत ज्यादा होमसिक हो चुकी थी, और इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। इसकी वजह से अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा और वो इंडिया में ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाए। तो ये होल स्टोरी है। अब इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं जो हमें पता होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं ईरानियन एंड मैकडोनियन इन्वेजन। Iranian invasion. During the first half of the 6th century, there were small principalities in the northwest India, such as those of the Kambojas, Gandhars, and Madras, fought one another. The Iranian ruler Darius penetrated into northwest India in 516 BC. और जो आपके अलेक्जेंडर का इन्वेजन था वो नियर अबाउट 326 BC के नियर अबाउट था, जिस टाइम पे आपका मौर्यन एम्पायर भी इस्टेब्लिश हो रहा था। इसी टाइम के दौरान आपका मौर्यन एम्पायर स्टेब्लिश हो, इसी टाइम आपका अलेक्जेंडर के इन्वेजन का टाइम था। तो नियर अबाउट आपके हो गए ये 200 ईयर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, पंजाब, वेस्ट ऑफ इंदस एंड सिंध। दिस एरिया कंस्टिट्यूटेड द 20th प्रोविंसेस और सत्रापी ऑफ ईरान। अब उसके अंदर क्या इंक्लूड था, आपका सिंध का एरिया, नॉर्थ वेस्ट आपका जो फ्रंटियर है वो, और आपके पंजाब का पार्ट, ये सब कुछ जितना भी वेस्ट इंदस की साइड का एरिया था वो सभी जगहों को ईरान ने इन्वेड किया और वहां पर अपना जो रूल है उसको थोड़ा थोड़ा करके इस्टेब्लिश किया। और वहां पे एक और चीज कहती है, इट वॉज मोस्ट फर्टाइल एंड पॉपुलस पार्ट ऑफ द एम्पायर। इंडिया कंटिन्यू टू बी अ पार्ट ऑफ इरानियन एम्पायर टिल अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया। कब तक वो एरिया ईरान के कंट्रोल में रहा, जब तक अलेक्जेंडर ने उन जगहों को इन्वेड नहीं किया। अब रिजल्ट क्या रहा, अब कोई भी चीज है, कोई भी एम्पायर अगर कहीं पर 200 साल तक है तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो वो डालेगा। तो अब ईरान का इंडिया के अंदर इन्वेड करने से, उनके यहाँ 200 साल रुकने से, जैसे फॉर एग्जांपल हम ब्रिटिशर्स का भी देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री के ऊपर 300-400 साल अगर राज किया तो उससे क्या चेंजेस आए हमारी कंट्री के अंदर, कि हाँ उन्होंने काफी चीजें बनवाई, हमारा ओल्ड पार्लियामेंट भी उनका बनवाया हुआ था, और ऐसी काफी बिल्डिंग्स बनवाई और काफी चेंजेस लेकर आए, इंडिया के अंदर चाय को इंट्रोड्यूस किया, काफी चीजें की। वैसे ही ईरान के 200 साल इंडिया के अंदर इन्वेजन के बाद ईरान की ऐसी कौन सी चीजें थी जिन्होंने इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट डाला, और उन चीजों को बाद के जो एम्परर थे, इंडिया के भी एम्परर थे, उन्होंने उस चीज को फॉलो किया। फर्स्ट चीज थी ईरान की उनकी खरोस्ती स्क्रिप्ट, जो कैसे लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, बिल्कुल अरेबिक की तरह। खरोस्ती स्क्रिप्ट जो थी वो आई ईरान से थी, ईरान की स्क्राइब्स में लिखी होती थी, बट बाद में इंडियन रूलर्स ने भी उसको फॉलो किया। इवन जो आपके अशोका द ग्रेट थे उन्होंने भी अपनी काफी इंस्क्रिप्शन और एडिक्ट्स के अंदर खरोस्ती स्क्रिप्ट का जो खरोस्ती स्क्रिप्ट थी उसको यूज किया। Iran influence on the Mauryan sculpture is clearly perceptible. The monuments of Ashoka's time, especially the bell-shaped capital, on something to Iranian models. अब जो मौर्य टाइम के स्कल्पचर्स थे उनके अंदर भी आपको ईरान की चीजें दिखेंगी, मतलब जो एक झलक होती है ना कहीं की, वो आपको दिखेगी। अगर आप मौर्य स्कल्पचर को भी देखेंगे तो उनमें भी आपको
ईरानियंस की चीजें और ईरानियन मॉडल्स के ऊपर वो आपको बेस मिलेंगे। ईरानियन इन्फ्लुएंस में ऑल्सो बी ट्रेस्ड इन द प्रियम्बल ऑफ अशोक एडिक्ट्स एज वेल एज इन सर्टेन टर्म्स यूज्ड इन दैम। अब देखो, जो हमारे ग्रेट अशोका थे उनके कुछ एडिक्ट्स थे इंपॉर्टेंट, कुछ उनकी इंस्क्रिप्शंस थी, उनके अंदर भी आप देखेंगे तो कुछ वर्ड्स जो कहाँ से सिमिलर थे, जो ईरानियन स्क्रिप्ट से सिमिलर आपको मिलेंगे, कुछ टर्म्स ईरानियन आपको उसमें मिलेंगे। इट सीम्स दैट थ्रू द ईरानियंस द ग्रीक केम टू नो अबाउट द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया। अब देखो, पहले कौन आए थे? ईरानियन आए थे। वैसे ही सेम देखा जाए, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, ऐसा नहीं है कि पहले ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिशर सबसे पहले नहीं आए थे। सबसे पहले कौन आए थे? पोर्तुगीज आए थे। सबसे पहले सी का रास्ता किन्होंने ढूंढा? पोर्तुगीज ने ढूंढा। वास्को डे गामा सबसे पहले इंडिया है, सबसे पहले उन्होंने सी रूट को ढूंढा। अब उन्होंने वो चीज स्टार्टिंग की, फिर बाकी कंट्रीज जो यूरोप की थी उन्होंने सोचा ये इंडिया जा रहे हैं, इंडिया इतना अच्छा प्रॉस्पर है तो हम सबको भी जाना चाहिए। उसी की वजह से फिर डच आए, फिर आपके ब्रिटिशर्स आए, इंग्लिशमैन आए, फिर आपके फ्रेंच आए, इस टाइप से चीजें स्टार्ट हुई थी। वैसे ही जब ईरान ने इंडिया के साइड इन्वेड किया, उसी से जो ग्रीस है, ग्रीस को भी पता चला कि इंडिया के पास तो बहुत ज्यादा वेल्थ है, इसीलिए शायद जो अलेक्जेंडर थे वो भी उस वेल्थ से अट्रैक्ट हुए और उन्होंने भी इंडिया को इन्वेड करने के बारे में सोचा। तो इतना आपको ईरानियन के बारे में पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं अलेक्जेंडर का इन्वेशन। अब देखो, अलेक्जेंडर की लीडरशिप में जो ईरानियन एम्पायर था वो खत्म हो गया। पहली चीज तो ये हुई, अलेक्जेंडर ने क्या क्या कन्क्वायर किया। उसने सिर्फ एशिया माइनर को नहीं, बट उसने इराक को और साथ में ईरान को, हर चीज को कन्क्वायर कर लिया था। हेरोडोटस, जिसको हम फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, एंड अदर ग्रीक राइटर्स हैड पेंटेड इंडिया एज अ फैबुलस लैंड व्हिच टेम्प्टेड अलेक्जेंडर टू इन्वेड इट। अब देखो, जो हेरोडोटस थे उनको हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, हमने अपनी फर्स्ट हिस्ट्री क्लास में देखा था। और भी बहुत ग्रीक राइटर्स थे, ग्रीक राइटर्स की चीजें बहुत ज्यादा मानी भी जाती हैं हिस्ट्री के टर्म्स में। अब सबने ही जब ये चीजें लिखी हुई है कि इंडिया बहुत अच्छा लैंड है, इंडिया के अंदर सब कुछ है, और ये फैक्ट भी है कि हमारी कंट्री के अंदर आपको सब कुछ मिलता है, वेदर, क्रॉप, सर्विसेज, एवरीथिंग। इसलिए अलेक्जेंडर क्या हुआ, इंडिया के अंदर अट्रैक्ट हुए। अब उनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैशन था। अलेक्जेंडर बहुत पैशनेट पर्सन थे व्हेन इट कम्स टू वॉर, बट उनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई? पहली चीज, उन्होंने इंडिया के साइड मार्च कब किया? 326 BC की टाइम पे। एमबी द प्रिंस ऑफ तक्षशिला readily submitted to the invader, augmented his army and replenished his trade। जो तक्षशिला के प्रिंस थे उन्होंने अलेक्जेंडर के सामने वो झुक गए। कब आए अलेक्जेंडर? 326 में आए। उसके बाद जो तक्षशिला के प्रिंस थे वो अलेक्जेंडर के सामने झुक गए और उसने अपना सब कुछ अलेक्जेंडर को दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? फिर अलेक्जेंडर के सामने कौन आए? पोरस। पोरस ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने अलेक्जेंडर को भी अमेज किया। ऑल्दो अलेक्जेंडर ने पोरस को भी हरा दिया, बट फिर भी पोरस उन राजाओं में से थे जिसने जेन्युइनली अलेक्जेंडर को अमेज किया। और अलेक्जेंडर को भी एक पॉइंट पे लगा कि यस, जो इंडियन किंग्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अपने काम के लिए पैशनेट है, उनके अंदर बहुत ज्यादा करेज है, उनके अंदर बहुत ज्यादा ब्रेवरी की फीलिंग है। अब जो अलेक्जेंडर, ये भी नोट कर लेना, इसमें नोट्स में नहीं है, अलेक्जेंडर एंड पोरस दोनों के बीच जो वॉर हुआ वो वॉर फेमसली कैसे जाना जाता है? बैटल ऑफ हाइडस्पस। उसको हम क्या कहते हैं? बैटल ऑफ हाइडस्पस। अब उसके बाद क्या हुआ? ये चीज हो गई नियर झेलम। अलेक्जेंडर मेट फ्रॉम फॉर द फर्स्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रेसिस्टेंट हुज किंगडम ले बिटवीन द झेलम एंड द चिनाब। और यहाँ पर अलेक्जेंडर ने क्या किया? अलेक्जेंडर डिफीटेड पोरस, ही वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज ब्रेवरी एंड करेज। उसके बाद क्या हुआ? देन ही एडवांस्ड एज फार एज द ब्यास रिवर। फिर वो ब्यास रिवर तक पहुंच गए। ही वांटेड टू मूव स्टिल फर्दर ईस्टवर्ड बट हिज आर्मी रिफ्यूज्ड टू अकम्पनी हिम। जब वो ब्यास रिवर तक पहुंचे उसके बाद उनकी आर्मी ने उनका साथ छोड़ दिया। आगे की स्टोरी देखते हैं। फिर क्या हुआ? द ग्रीक सोल्जर्स हैड ग्रोन वार वेरी एंड डिजीज। द हॉट क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड 10 years ऑफ कंटिन्यूअस कैंपेनिंग हैड मेड देम टेरिबली होमसिक। अब एक तो उनके लिए इंडिया का क्लाइमेट थोड़ा सा अलग था, क्योंकि अगर हम अदर एरिया के कंपैरिजन में देखें, अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में देखेंगे तो इंडिया का क्लाइमेट उनको उतना सुटेबल नहीं लगा। और प्लस उनको 10 साल हो गए थे, 10 साल कम नहीं होते, उनको 10 साल हो गए थे कंटिन्यूअसली
वॉर लड़ते हुए, इसलिए उन्होंने होमसिक फील किया और उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। दे ऑल्सो एक्सपीरियंस द टेस्ट ऑफ इंडियन फाइटिंग क्वालिटीज ऑन द बैंक ऑफ इंदस। अब जब पोरस के साथ लड़ाई हुई, यस दिस इज करेक्ट कि पोरस हार गए, बट उनकी ब्रेवरी इतनी स्ट्रांग थी कि एक बार उन्होंने भी, चाहे उनकी अलेक्जेंडर की आर्मी हो चाहे अलेक्जेंडर हो, उनको अमेज तो किया ना। तो वहां पर उनसे जीतना आसान नहीं था, और वहां पर जीतने के लिए अलेक्जेंडर और उनकी आर्मी ने एक लेवल अप एफर्ट्स भी किए थे। As the Greek historian Arrian tells us, in the art of war, the Indians were far superior to other nations inhabiting the area at that time. आज के टाइम पे ये है कि आपकी एंशियंट हिस्ट्री आपके मेंस में भी आ रही है, तो अगर मेंस में आप कुछ लिख रहे हो तो आपको ऐसा जरूरी होता है कि आप ऐसे ऐसे कुछ लाइनें जो आपको याद रह जाए वो आपको लिख देनी चाहिए, तो उससे आपका बेटर लगता है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, ट्रिक क्या होती है कि आपको हिस्टोरियन का नाम याद नहीं भी आ रहा, तो नॉर्मली लिख दो कि यस एज अ फेमस हिस्टोरियन टेल्स अस दिस, और अ ग्रीक हिस्टोरियन टेल अस दैट, और फिर जो भी लाइन है वो। Essentially, the Greek soldiers were told of a formidable power on the Ganga. Obviously, it was the kingdom of Magda ruled by the Nandas who maintained an army for outnumbering that of Alexander. अब देखो उस टाइम पे नंदास का रूल चल रहा था जो भी बिल्कुल एंड पर आने वाला था, और मौर्यन रूल स्टार्ट होने वाला था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, अब अलेक्जेंडर की आर्मी ने जवाब दे दिया था। अब उसके बाद और आगे था मगधा रूलर, जो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था। बेशक उसका एंड होने वाला था मगधा एम्पायर का भी, बट वैसे वो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था कि वो आराम से लड़ सकता था, जिसमें कि अलेक्जेंडर की आर्मी भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं थी। तो अलेक्जेंडर ने क्या डिसाइड किया कि अब हम आगे नहीं जा पाएंगे और उनको वापस ही जाना पड़ेगा। सो डिस्पाइट द रिपीटेड अपील्स ऑफ अलेक्जेंडर टू एडवांस, अलेक्जेंडर ने बहुत रिक्वेस्ट भी की अपने सोल्जर से, अपील भी की कि आगे बढ़ते हैं, बट द ग्रीक सोल्जर्स डिड नॉट बज एन इंच, पर वो एक इंच भी नहीं हिले। अलेक्जेंडर lamented, I am trying to rouse the hearts that and disloyal and crushed with craven fears. ये फिर उन्होंने एज अपने आर्मी के कंटेक्स्ट में बोला। The king, who had never known defeat at the hand of his enemies, had to accept defeat from his own men. He was forced to retreat. एक ऐसा इंसान जिसने 10 years कंटिन्यूसली वॉर लड़ा, बट उसको कोई भी हरा नहीं पाया, और एट लास्ट वो खुद की ही आर्मी से हार गया। वो कितने टाइम के लिए इंडिया में रहा? 19 मंथ्स के लिए, 326 to 325 BC. Most conquered states were restored to their rulers who submitted to their authority. अब देखो, अब उसने पोरस को हराकर पोरस का भी जो राज्य था वो कैप्चर कर लिया था, उसने तक्षशिला के प्रिंस से भी सब कुछ ले लिया था। ऐसे जितने भी रूलर्स से उन्होंने जो जो जितनी भी स्टेट से जो जो उन्होंने कंक्वायर किया था वो सब कुछ उन्होंने उनको वापस दे दिया, और अलेक्जेंडर वापस लौट गए। अब उनके आने का, बेशक वो 19 मंथ्स के लिए ही आए, पर उनके आने का क्या क्या इफेक्ट देखा गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस इन डिफरेंट फील्ड्स, पहला। सेकेंड, ओपनड अप 4 डिस्टिंक्ट रूट्स बाय लैंड एंड सी, इट पेव्ड द वे फॉर ग्रीक मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन। अब देखो, अब अलेक्जेंडर आया तो उसने काफी रास्ते ओपन किए कि ग्रीस से इंडिया कैसे कैसे आया जा सकता है, जिससे फिर बाद में क्या हुआ कि ग्रीक के जो मर्चेंट्स थे, वहां के जो क्राफ्ट्समैन थे, वो अपने क्राफ्ट वगैरह के लिए, अपने काम के लिए इंडिया आने लगे। The invasion led to the establishment of more Greek settlement in this area. The most important of them were the city of Alexandria in the Kabul region, Boeklipe on the Jhelum, and the Alexandria in the Sindh. तो कुछ जगह पर तो जो ग्रीक पॉपुलेशन थी वो ज्यादा होने लगी और ग्रीक सेटलमेंट ज्यादा देखने को मिली। Alexander's historians have left valuable geographical account. They also have left clearly dated records of Alexander's campaign, which enable to build India chronology for subsequent events on a definite basis. Next, last, Alexander's historians also give us important information about socio and economic condition. It documents the sati system, sale of girls in marketplaces by poor parents, and the fine breed of oxen in northwest India. The art of carpentry flourished in India. अब जो वहाँ के हिस्टोरियंस थे, अलेक्जेंडर्स के हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर भी कुछ चीजें कैप्चर की। जैसे उन्होंने सती सिस्टम के बारे में लिखा, उन्होंने ये देखा कि इंडिया के मार्केट में कैसे जो लड़कियां हैं उनको बेच दिया जाता है, पुअर जो गरीब माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को बेच देते हैं,
कुछ पैसों के लिए, और जो ऑक्शन मतलब जो आपकी ऑक्स होती है उसको भी कैसे मार्केट के अंदर, और मतलब उसका भी कैसे कैसे यूज किया जाता है। और जो कारपेंट्री का काम होता है, जो आपका फर्नीचर्स बनाने वाला, वो जो आर्ट होता है वो भी इंडिया के अंदर बढ़ने लगा आफ्टर अलेक्जेंडर इन्वेजन। हिज इन्वेजन पेड द वे फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द मौर्य एम्पायर इन दैट एरिया। अब उसके इन्वेजन की वजह से काफी चीजें वहां चेंज हो गई थी। वो भले ही चला गया था, पर किसी चीज का इम्पैक्ट तो, आफ्टर इम्पैक्ट हमेशा किसी चीज का रहता है। उससे क्या हुआ, जो मौर्य एम्पायर था वो और ज्यादा एक्सपेंड होने लगा। मौर्य एम्पायर और ज्यादा एक्सपेंड हुआ और उसने उस रीजन की साइड भी एक्सपेंड होने के बारे में सोचा। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, चंद्रगुप्त मौर्य, जो जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था, जो मौर्य डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे, had seen the working of the army Alexander and acquired some knowledge which helped in destroying the नंदास। अब देखो, जिस टाइम पे अलेक्जेंडर आया था उस टाइम पे नंदा रूल कर रहे थे, बट वो उनका एंड था, बिल्कुल वो खत्म होने वाले थे। बिकॉज 321 बीसी के अराउंड ही आपका मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया था। अब जब, पर इस टाइम तक तो नहीं हुआ। अब अलेक्जेंडर के इन्वेजन को देखा तो सबने उसके बारे में सुना, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सुना और चाणक्य ने भी सुना। जब इन दोनों ने वो सुना तो इनको और ज्यादा हेल्प मिली कि ये कैसे नंदाज को आउट थ्रोन कर सकते हैं और अपने एम्पायर को बहुत अच्छी तरह इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इन्होंने भी कुछ अलेक्जेंडर की पॉलिसीज को फॉलो किया, जिससे इन्होंने जो मगधा एम्पायर उसको खत्म किया और अपना मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश किया। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे हमारा मौर्य एम्पायर, देन हम फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे फिर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, और उसके बाद हम आगे क्रोनोलॉजी के साथ चलेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ये पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।